नमस्कार, आप देख रहे हैं एस टीवी न्यूज़। मैं हूं अंसारुल हक और एस टीवी न्यूज़ में आज ख़ास मुलाकात राजद के कद्दावर नेता फैसल अली के साथ। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है, लेकिन ऐसे में तमाम पार्टियां बिहार के राजनीतिक मैदान में कूद पड़ी हैं और चुनावी जो तैयारियां हैं उसको अंतिम रूप देने में लगी हैं और तमाम तरह की जद्दोजहद की जा रही हैं विभिन्न पार्टियों के द्वारा। तो इसी सिलसिले में सैयद फैसल अली राजद के कद्दावर नेता पहुंचे हैं मोतिहारी और यहाँ पे किस तरह के समीकरण हैं और राजद यहाँ पे किस तरह की कोशिशें करने जा रही हैं और पूरे बिहार में राजद किन मुद्दों को लेकर के आगे आगामी चुनाव में आने वाली है, तो इन तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे। फैसल साहब, आपका बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। फैसल साहब, सोशल डिस्टेंसिंग के ज़माने में अब जो इस बार का जो चुनाव हो रहा है थोड़ा डिफरेंट होगा, क्योंकि जो है कोरोना काल भी चल रहा है, साथ साथ जो है एक लोकतंत्र का त्यौहार भी सामने आने को है। तो ऐसे में इस बार के विधानसभा चुनाव में राजद की तरफ से किन मुद्दों को इस बार चुनावी मैदान में उतारा जाएगा? क्या मुद्दे जो है राजद के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे इस बार के चुनाव में? देखिए, राजद जब से बनी है तब से राजद का मुद्दा, राजद का जो ऑब्जेक्टिव है बहुत क्लियर है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय। पहले हम लोग सामाजिक न्याय की बात करते थे। माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार के दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, ओबीसी जितने हैं उनको कम से कम स्वर देने का काम किया, उनको मान सम्मान और बराबरी का अधिकार दिया। अब जो युग आया है उसमें हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं और उन्होंने एक नारा दिया आर्थिक न्याय का, यानी आर्थिक बराबरी, आर्थिक समानता जो है वो लाना है। अब बिहार जो विषमताओं का प्रदेश है, जहाँ बहुत ज़्यादा जो इकोनॉमिक गल्फ है, जो डिवाइड है, जो खाई है अमीरी और गरीबी की, बहुत स्पष्ट दिखती है, उसको पाटने का काम करेंगे। और एक जो युवा नेतृत्व है, एक नई सोच के साथ मैदान में है और ऑब्जेक्टिव वही पुराने हैं हमारे कि किस तरह से दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक या जो भी दबे कुचले गरीब लोग हैं उनको किस प्रकार से न्याय दिलाया जाए। लेकिन साथ साथ उसको हम लोग आज के 21वीं सदी के युग में जब बात करते हैं तो उसको पाने का जो मीन्स हैं वो थोड़ा सा बदल गए हैं। हम लोग आज वर्चुअल वर्ल्ड में जीने लगे हैं, तो वर्चुअल वर्ल्ड के थ्रू रियल वर्ल्ड में कैसे उन चीज़ों को करना है उसकी पूरी तैयारी चल रही है। मुद्दा आर्थिक होगा। जाहिर सी बात है कि जो विपक्षी पार्टी है, जो अभी सत्ता में है, जो सत्तारूढ़ दल है, वो पूरा प्रयास कर रही है कि पब्लिक का जो ध्यान है वो उन मुद्दों पे नहीं जाए जो जनता से जुड़े हुए हैं। लेकिन बहुत ही अक्लमंदी से, बहुत ही क्लियरली तेजस्वी यादव जी ने और हमारे शीर्ष नेतृत्व ने मुद्दों पे बात की है। और अगर आप पिछले 1.5-2 महीने से आप देखिएगा जो सोशल मीडिया पे हम लोगों का कैंपेन है, जो और कैंपेन चल रहा है, जिस तरह से तेजस्वी यादव जी लोगों से मिल रहे हैं, चाहे बाढ़ ग्रसित लोग हों, चाहे वो कोरोना प्रभावित लोग हैं, तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि वो लोग जिनके साथ अन्याय हुआ है, वो 40 लाख मज़दूरों की बात करते हैं जो कोरोना काल में बाहर से घर लौटे हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ये मुद्दा होगा चुनाव का ये मुद्दा होगा कि जब कोरोना की महामारी चल रही थी, ये आपदा इतनी बड़ी आई, तो बिहार सरकार क्यों विफल हुई। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विपक्ष नहीं कह रहा है, ये तेजस्वी यादव जी नहीं कह रहे हैं, ये इल्ज़ाम हम लोग नहीं लगा रहे हैं। खुद केंद्र सरकार की एक जो 3 लोगों की टीम आई, जिसमें लव अग्रवाल साहब भी जॉइंट सेक्रेटरी थे स्वास्थ्य मंत्रालय के, वो भी आए थे, उसने भी ये रिपोर्ट दी कि बिहार की जो चिकित्सा व्यवस्था है, बिहार आपदा के प्रबंधन का जो हाल है वो बहुत बुरा है। इतना बुरा है कि उन लोगों को देख करके आश्चर्य और दुख हुआ है। तो जब इतना बड़ा सवाल बिहार की सरकार के ऊपर लगा हुआ है तो बिहार सरकार एक्ट क्यों नहीं कर रही है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि 8000 डॉक्टरों के पद रिक्त हैं, उस पर नियुक्ति नहीं हो रही है। पैरामेडिक्स की बहुत बड़ी संख्या खाली है। और आपको बताएं कि पूरे बिहार के मेडिकल कॉलेज की बात करें, सरकारी अस्पतालों की बात करें, तो आपको आश्चर्य होगा जान के कि मात्र 439 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं बिहार के सरकारी अस्पतालों में। बिहार के सरकारी अस्पतालों में नर्सेज की संख्या है वो है 456। ये स्थिति है। अगर आईसीयू बेड की बात करें तो पूरे बिहार में 110 आईसीयू बेड हैं। वेंटिलेटर की बात करें तो सरकारी अस्पताल में मात्र 10 या 15 वेंटिलेटर हैं।
मुख्यमंत्री ने कोरोना काल से पहले 100 वेंटिलेटर की मांग की थी। केंद्र से आया या नहीं आया, इसका कोई आज तक जवाब नहीं दे रहा है। और अगर नहीं आया तो उसके लिए मुख्यमंत्री ने क्या किया। ये वो मुद्दे हैं जिनको जनता से छिपाया जा रहा है। जी, ये तमाम मुद्दे जो आप गिना रहे हैं, लालू जी इस बार के चुनाव में नहीं है। तेजस्वी जी खुद जो है इस बार की तमाम कैंपेन का जो है कमान संभालेंगे। उनकी कमी कितनी खलेगी पार्टी को? उनकी कमी पार्टी को तो छोड़िए, पूरे देश को, पूरे बिहार हिंदुस्तान की राजनीति को खलती है। जहाँ रहा सवाल ये कि इसका कुछ असर भी पड़ेगा। रहा सवाल ये कि बिहार की राजनीति का, तो बिहार की राजनीति की जो सबसे मजबूत धुरी है उसका नाम है लालू प्रसाद यादव। बिहार की राजनीति उनके इर्द गिर्द घूमती है। वो भले हम लोगों के बीच सशरीर उपस्थित नहीं है, नहीं मौजूद है यहाँ पे, लेकिन वो हर समय हम लोगों के साथ हैं। उनका आशीर्वाद हर समय हम लोगों के साथ है। जब जब दिशा निर्देश की ज़रूरत होती है हम लोग उनसे मिलते हैं और दिशा निर्देश देते हैं। लेकिन हाँ, अगर वो आज होते तो हाफ द बैटल वॉज वन। अगर वो हम लोगों के साथ आज मैदान में आ जाएं तो एकदम समझिए कि एक तरफा लड़ाई होगी। लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में, उनके नहीं रहने के पीरियड में भी जिस तरह से उनके पुत्रों ने पार्टी को संभाला है, विशेष करके जिस तरह से तेजस्वी यादव जी ने कमान संभाली है, उनको उनके भाइयों का सहयोग मिल रहा है, उनकी बहनों का सहयोग मिल रहा है, ये बहुत ही ज़बरदस्त बात है। और वो शक्ति है और वो जो दिशा निर्देश लालू जी से लेके आते हैं, वो जो प्रकाश उनमें है, जो लालू जी का प्रकाश है, तो हमको कहीं नहीं लगता है कि किसी तरह से तेजस्वी जी में कोई कमी है या कि तेजस्वी जी उसको नहीं कर पाएंगे। बहुत आपने कहा कि जो है अगर लालू जी होते तो लड़ाई जो है बिल्कुल एक तरफा हो जाती, यानी कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि लालू जी के नहीं होने की वजह से कुछ नुकसान होगा। देखिए, जीत को लेकर के हम लोगों को कहीं कोई संदेह नहीं है। और आप लोग भी अगर मार्केट में जाते होंगे, आज मैं शिवहर से मधुबन या चिरैया और पकड़ी दयाल होता हुआ, ढाका होता हुआ यहाँ आया हुआ, तो जो पब्लिक का उत्साह है, पब्लिक में जो उमंग है और पब्लिक में साथ साथ जो रोष दिख रहा है सत्ता पक्ष को, उसको देखने के बाद देखिए, नेता वो होता है जो नफ्स समझता है। तो थोड़ी बहुत नफ्स की पहचान हम लोग को है। जैसे डॉक्टर साहब बैठे हैं तो डॉक्टर लोग नफ्स पहचान करके बीमारी बताता है, तो हम लोग भी इस बात को समझ रहे हैं कि बीमारी इतनी बुरी हो गई है कि जो डॉक्टर हैं नीतीश जी, उनके बस में नहीं है। बीमारी है कैंसर की, वो इलाज कर रहे हैं बुखार का। तो वैसे में नए डॉक्टर की ज़रूरत है, नए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है और नए सोच की ज़रूरत है। वो नई सोच, नई टेक्नोलॉजी, नए विजन तेजस्वी प्रसाद यादव में है। और कहीं से भी संदेह, एक लेश मात्र का संदेह नहीं हम लोग को कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नहीं हो रहे हैं। तेजस्वी जी बिहार के मुख्यमंत्री हो रहे हैं। 29 नवंबर को तेजस्वी जी ओथ लेंगे। आजकल गठबंधन की राजनीति हो रही है, तो गठबंधन की राजनीति में राजद की जो समर्थित पार्टियां हैं, अदर पार्टियां, उनके साथ किस तरह का म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो रहा है और क्या कुछ चल रहा है, उस संदर्भ में ज़रा बताएं। देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, गठबंधन में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। एक तरह से उसका ढांचा तैयार हो गया है। सैद्धांतिक रूप में जो इकरार होता है, जो एग्रीमेंट होता है, वो हो चुका है कि कौन सी पार्टी कितनी सीट पर लड़ेगी और एक खाका बन चुका है। सबके मस्तिष्क में है, चाहे हमारे दल के नेता हों, चाहे जो दूसरा दल हमारे घटक दल है, सबको पता है कि कौन कितनी सीट लड़ेगा। सीटों को एक तरह से चिन्हित भी कहीं ना कहीं कर लिया गया है, लेकिन औपचारिक घोषणा होनी बाकी है। तो जब तक औपचारिक घोषणा नहीं होती है हम लोग उस पर कोई ज़्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन कहीं से भी महागठबंधन में कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा कि जो है जो सीट हैं उसे उन्हें चिन्हित कर लिया गया है और तमाम लोग जो है उस हिसाब से अपने दिमाग में खाका बैठा लिए हैं, जो है राजद के समर्थन या जो राजद का जो अलायंस है जिन पार्टियों के साथ, उनके साथ। लेकिन यहाँ मौजूदा हालात जो देखने को मिल रहा है कि तमाम पार्टियाँ अपनी अपनी डफली बजा रही हैं और महागठबंधन का कोई ऑर्गेनाइज कैंपेन देखने को नहीं मिल रहा है। इसको लेकर के आप क्या कहें? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल सरहारा लोगों की पार्टी है और इसमें हर आदमी नेता है, यही इसकी ब्यूटी है। तो हर आदमी अपने तरह से प्रचार कर रहा है, लोग घूम रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। लेकिन आप जो बात कह रहे हैं कि हर पार्टी के लोग अपनी डपटी बजा रहे हैं, तो ऐसा हमको कहीं नहीं दिखता है। आप बताइए कि हमारा एक महत्वपूर्ण घटक दल है कांग्रेस के किसी वरीय नेता ने, किसी वरिष्ठ नेता ने कोई बात ऐसी बोली हो जिससे महागठबंधन पे या सीट को लेके कोई स्थिति दुविधा की हो? ऐसा कहीं नहीं है।
हर चीज़ बहुत स्पष्ट है। समय आने पे, और समय भी आ गया, बहुत जल्द इसकी घोषणा हो जाएगी। नहीं, मैं अगर एज़ कम्पेयर टू अगर चंपारण की अगर हम बात करें तो चंपारण में जो बीजेपी है आपकी जिनसे लड़ाई है मुख्य रूप से, तो बीजेपी का एक ऑर्गेनाइज कैंपेन मुसलसल चुनाव की जो ऐलान होना है उससे बहुत समय पहले से जो है ऑर्गेनाइज तरीके से वो लोग इवन की वोट मांगना भी शुरू कर दिए। उनके दूसरे जगह के बड़े नेता भी यहाँ पे आ रहे हैं और तमाम जो है उनके वोटर्स हैं उनको यूनाइट कर रहे हैं। लेकिन अभी जो है राजद या महागठबंधन में टिकट को लेकर के ही बहुत सारा उहापोह है और कई दावेदार सामने आ रहे हैं, कुछ क्लियरिटी नहीं है, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ। देखिए, आप जिस पार्टी की बात कर रहे हैं बीजेपी की, वो भारतीय झूठा पार्टी है, समझा ना। तो झूठ को बहुत बोलना पड़ता है ताकि लोगों को सच प्रतीत हो। लेकिन एक शेर है कृष्ण बिहारी नूर का कि सच बढ़े या घटे तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा नहीं। तो वो झूठ बोलते रहेंगे। हम लोगों को झूठ नहीं बोलना है, हमको सच का झूठ साबित नहीं करना है, हमको झूठ को सच के रूप में प्रस्तुत नहीं करना है। तो हमको उतनी कोशिश की आवश्यकता नहीं है। वो ऐसी पार्टी है जो ये नहीं मानती है कि चाइना हमारे देश में घुसा हुआ है। 16 किलोमीटर चाइना अंदर आ गया है, 1.5 किलोमीटर वापस जाता है, क्या चला गया। अगर अब चला गया है तो फिर किस बात की रार है, किस बात की लड़ाई है? तो वो झूठी पार्टी है और हर चीज़ पे झूठ बोलती है। जीडीपी 26% नीचे चली गई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जीडीपी ऊपर जा रही है। ब्लूमबर्ग ने ये बता दिया, जितनी भी रैंकिंग एजेंसीज हैं विश्व की, वो बता रही हैं कि सबसे विकट दौर से भारत की अर्थव्यवस्था गुजर रही है। लेकिन वो झूठी पार्टी जो है, भारतीय झूठा पार्टी, वो बता रही है कि सब कुछ ठीक है। तो उनका झूठ का जो प्रोपेगेंडा है उसको आप चुनाव प्रचार नहीं कहिए। झूठ का सिस्टमेटिक एंड लीगलाइज तरीके से जो प्रोपेगेंडा वो चलाते हैं वो जारी है। लेकिन जनता समझ चुकी है। हम लोगों ने जनता को सचेत किया है और बिहार, खास करके बिहार के जो जनता है वो राजनीतिक रूप से बहुत जागरूक है। जब पूरे भारत में उनकी तूती बोलने लगी थी तो बिहार से हम लोगों ने हरा के भेजा था। आज फिर उस झूठ को बेनकाब करेंगे और नवंबर में जब चुनाव का नतीजा आएगा तो आप देखिएगा कि ये लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। फैसल साहब, एक दो सवाल और हम लेंगे आपसे, ख़ास तौर से एमआईएम के रिगार्डिंग और जो है जाप के रिगार्डिंग। लेकिन उससे पहले हम मोतिहारी के संदर्भ में अगर बात करें तो मोतिहारी जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट सीट है, चंपारण का सबसे हॉटकेक सीट माना जाता है। यहाँ से बीजेपी की अगर हम बात करें तो कई बार के विधायक जो हैं प्रमोद कुमार से, वो मौजूदा मंत्री भी हैं, उनके साथ मुकाबला होने वाला है। तो यहाँ पे किस तरह के कैंडिडेट्स को आप लोग प्राथमिकता दे रहे हैं और किस तरह का कौन से आएंगे मैदान में, इसको लेकर के कुछ क्लियरिटी है क्या? देखिए, जब वो सत्ता पक्ष है तो उनके मंत्री से, उनके मुख्यमंत्री से, उनके उप मुख्यमंत्री से लड़ाई होगी। हम लोग कोई डरते हैं क्या? हम लोग वो लोग हैं जो लालू यादव के मानने और चाहने वाले हैं। तो हम लोगों को किसी से डर लगता है क्या? और इन लोगों को हम लोगों ने बार बार पछाड़ा है। देखिए, ये हम लोगों की ताकत है कि पूरे हिंदुस्तान में जब भारतीय जनता पार्टी की तूती बोल रही है तो बिहार में हम लोगों ने उसको पाँव नहीं जमाने दिया। तो झूठ के बल पे और मीडिया की मदद से ये सरकार में ज़रूर आ गए हैं। उम्मीदवार कौन होगा मोतिहारी का? देखिए, उम्मीदवार जो भी होगा, मैं इतना कह सकता हूँ कि ये भी देखिए, भारतीय राष्ट्रीय जो हमारी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उसकी ताकत है कि एक एक सीट पे 40-40 उम्मीदवार हैं। इसलिए ये हमारी लोकप्रियता दर्शाती है। ये इस बात को दर्शाती है कि हमारी पार्टी में लोगों की कितनी आस्था है, कितने उमंग और जोश से लोग हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जिसके हाथ में लालटेन होगा वो पार्टी का उम्मीदवार होगा। और इतना अनुशासन हमारी पार्टी में है कि जो आदमी भी लालटेन लेके आएगा, सारे लोग फिर उसके साथ जुड़ जाएंगे और उसको जितवाएंगे। तो आप निश्चित रहिए कि मोतिहारी में भी बहुत ही कर्मठ कोई बहुत अच्छा उम्मीदवार आएगा। और हमको जहाँ तक लगता है कि वो बगैर किसी हील हुज्जत के, एकदम जिसको कहते हैं केक वॉक, वो बहुत आसानी से जीतेगा। कोई ऐसा सीट है जहाँ पे कन्फर्म उम्मीदवार हो, कोई ऐसा चंपारण में? देखिए, कोई उम्मीदवार कंफर्म नहीं होता है। ये माना जाता है कि ज़्यादातर जो लोग पहले से हैं उनकी उम्मीदवारी दूसरों के बनिस्बत थोड़ी कंफर्म होती है। लेकिन मैंने कहा कि परिवर्तन का दौर है, बहुत सारे परिवर्तन अपेक्षित हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोग नए भी आएँ। और एक चीज़ स्पष्ट है कि एक तो मैं इसके लिए अधिकृत नहीं हूँ कि मैं बताऊँ कि कौन कैंडिडेट होगा नहीं होगा। दूसरी बात कि ये निर्णय माननीय लालू प्रसाद यादव जी और माननीय तेजस्वी जी को लेना है। हम सबकी ये आस्था और विश्वास है कि जो भी निर्णय लेंगे वो पार्टी हित में बहुत अच्छा होगा।
राजद जो है या महागठबंधन पिछड़ों की पार्टी और एमओआई समीकरण तो रहा ही है, पिछड़ों की पार्टी कही जाती है। इस बार जो है इसमें सेंधमारी हो रही है। एक तरह से ये कहा जा सकता है कि असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री और मांझी का अलग होना, जीतन राम मांझी जी का अलग होना, ये कितना नुकसानदेह होगा महागठबंधन के लिए? देखिए, एमआईएम का जहाँ तक सवाल है, उसको हम क्या कहें। जब 2015 में इन्होंने अपने 6 कैंडिडेट उतरवाए थे सीमांचल के एरिया में, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था, उसमें पत्रकारिता करता था कि इनकी ज़मानत ज़ब्त हो जाएगी, और ऐसी ही स्थिति हुई। एक कैंडिडेट उनका अख्तरुल ईमान को छोड़ करके बाकी 5 की ज़मानत ज़ब्त हुई थी, वो भी वहाँ से जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं। कहने का मतलब ये है कि बिहार की जनता इस बात को समझती है कि वो कौन लोग हैं। ये वो लोग हैं जो जिनको हम लोग अपनी इसमें कहते हैं बीजेपी की बी टीम। तो बीजेपी की बी टीम को बिहार का मुसलमान भी पहचानता है, बिहार का आम नागरिक भी पहचानता है। तो वो हमारे यहाँ कोई सेंधमारी नहीं कर सकते। उनके चेहरे का नकाब जो है खिसक चुका है, और उससे जो असली चेहरा है ना भारतीय जनता पार्टी का, वो दिख रहा है। कुछ लोग दिग्भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि बिहार के मुसलमान उनको अच्छी तरह से पहचानते हैं। और जिस तरह से महाराष्ट्र में नकारा मुसलमानों ने, दूसरी जगह उनको मुसलमानों ने नकारा, वैसे बिहार का मुसलमान भी उनको डिब्बा पैक करके वापस हैदराबाद भेजेगा। मांझी जी के संबंध में सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मांझी जी से मेरी स्वयं करीब 2-3 घंटे की बात हुई थी दिल्ली में, और मैंने बहुत विस्तार से उनसे सारी चीज़ें कही थी, और उनकी सारी बात हम लोगों ने ध्यान से सुनी थी और उसको माना था। लेकिन उसके बावजूद हम लोगों को ये अंदाज़ा था कि ये नहीं रुकेंगे, इसलिए कि इनकी सांठगांठ पहले से चल रही थी। लेकिन अगर मांझी जी के बारे में आप लोगों को ये लगता है कि इतने बड़े नेता हैं, तो मैं सिर्फ ये याद दिलाना चाहूँगा कि 2 जगह से स्वयं चुनाव लड़ते हैं और दोनों जगह से हार जाते हैं। उनके समाज के लोग उनको नेता नहीं मानते हैं और उनके नाम पर वोट नहीं डालते हैं। जब उनको वोट नहीं देते, आज आपके साथ नहीं है इसलिए आप कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे लिए सम्मानित है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। व्यक्तिगत रूप से मेरे बड़े अच्छे संबंध हैं, मेरे शहर के हैं, और हमारे बहुत पारिवारिक संबंध हैं उनसे, और इसी बिना पे हम उनसे 3-4 घंटे हमारी बात दिल्ली में हुई। क्यों मांझी जी को साथ नहीं लाया जा सका महागठबंधन में? क्या वजह रही, कुछ बताना चाहेंगे? कहा कि हम लोगों ने पूरा प्रयास किया, उन्होंने जो बातें कहीं उसके लिए भी हम लोगों ने हामी भरी। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात वो करते रहे, उसके लिए भी हामी भर दी गई। दिल्ली में अहमद पटेल साहब के घर पे बातचीत हुई, वहाँ हम लोगों ने कहा कि ठीक है, कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाएगी। लेकिन हम सब इस बात को जानते थे कि ये सिर्फ बहाना कर रहे हैं और ये छोड़ेंगे पार्टी, और उन्होंने पार्टी छोड़ी। लेकिन ये बताइए कि उनके साथ है कौन? तो उनसे कोई अंतर नहीं पड़ने जा रहा है। और अब तो ये स्थिति है कि जहाँ वो जा रहे हैं उसके लिए मुसीबत है। आप देखिए जेडीयू में हंगामा हो रहा है, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी उससे खुश नहीं है। तो वो एक तरह से उन्होंने अपनी कुछ गलतियों के कारण से अपने आप को एक पॉलिटिकल लाइबिलिटी बना लिया। राजनीतिक गलियारों में जो विश्लेषक हैं वो ये मान रहे थे कि अगर चिराग पासवान या रामविलास पासवान अगर का महागठबंधन में उनकी एंट्री होती है उनके पार्टी की, तो जो है समीकरण बदल सकता है बिहार का। उस दिशा में कुछ प्रयास किया गया था, ऐसा सुनने में आया था। क्या जो है, क्या रहा कि जो है ये संभव नहीं हो सका? मैं कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उनका अधिकार है। लेकिन हमारे यहाँ जो कोई भी आएगा उसके लिए दरवाजे खुले। अभी भी उम्मीद है कि रामविलास पासवान आ सकते हैं या चिराग पासवान? राजनीति संभावनाओं का खेल है, इसमें हर चीज़ संभव है। संभावना यानी दिख रही है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन का खेल है। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो और ये होता है, राष्ट्र के स्तर पे भी होता है, राज्य के स्तर पर भी होता है। तो कुछ भी संभव है। वो वहाँ मेरे भाई खुश नहीं है, ये दिख रहा है, और अपनी नाराज़गी समय समय पे जाहिर करते रहते हैं। तो अब उनका ये है कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। सामंती ताकतों के साथ रहना चाहते हैं, दलित और पिछड़ा विरोधी ताकतों के साथ रहना चाहते हैं, या उनको बल देने के लिए हमारे साथ आना चाहते हैं। निर्णय उनको लेना। इन संभावनाओं में आपका क्या रोल? मेरा कोई रोल नहीं। हमको जो काम कहा जाएगा, जो चीज़ कही जाएगी पार्टी की ओर से, वो करूँगा। अब तक कुछ बात हुई है इन लोगों से? कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अभी जो है आप इन चंपारण के दौरे पे हैं। चंपारण के दौरे पर आपका अभी क्या मोटिव है? किस वजह से आप यहाँ आए हैं? क्या कैंडिडेट्स का निरीक्षण करने आए हैं या फिर क्या मकसद है? ऐसी कोई बात नहीं है, ना इसे के लिए मुझे कोई अधिकृत किया गया है, ना मैं ऐसे किसी काम के लिए यहाँ आया हूँ। आप मुझसे हमेशा मिलते रहते हैं। मैं जब से यहाँ चुनाव लड़ा हूँ, हर महीने 2 में मैं यहाँ आता था और आता रहता हूँ।
इधर कोरोना काल में मैं पिछले 2 महीने से 2.5 महीने से नहीं आया हूँ, तो इसलिए मैं आया हूँ। मेरी जो मंथली विज़िट होती है अपने क्षेत्र शिवहर संसदीय क्षेत्र में, उसी का हिस्सा है, यहाँ मिलने आया हूँ। और जाहिर सी बात है कि जब एक राजनीतिक आदमी आता है तो राजनीति की बातचीत होती है, वो अलग है, लेकिन इसका कैंडिडेट के सिलेक्शन से या और किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं। फैसल साहब, आप पत्ते नहीं खोल रहे हैं, लेकिन ये सब लोग जानते हैं कि आप तेजस्वी जी के बहुत करीब हैं और तमाम तरह के जो डिसीजंस लिए जाते हैं, इस तरह का जो डिसीजन टिकटों का बंटवारा हो या फिर राज्यसभा भेजने की भी बारी आई थी, तो उस समय भी आपके रोल को बहुत करीब से लोगों ने देखा था और आपकी अहमियत को लोग समझते हैं। कुछ आप ये बताइए कि किस तरह के उम्मीदवार चंपारण में आप देने जा रहे हैं और कौन लोग हैं जो रेस में आगे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं पार्टी का बहुत छोटा सा सिपाही हूँ और कैंडिडेट कौन देगा ये मैंने आपको बताया, वो लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी जी देंगे, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। लेकिन ये विश्वास ज़रूर है, पार्टी की चीज़ों में मैं रहता हूँ शामिल, तो मुझे इतना विश्वास ज़रूर है कि इस बार कैंडिडेट का सिलेक्शन बहुत अच्छे से होगा और सिर्फ एक कंसिडरेशन होगा कि सारे समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व मिले और विनेबिलिटी जो है कैंडिडेट की, विनिंग फैक्टर जो है कैंडिडेट की, उसको मद्देनज़र रख करके ही चुनाव में जो उम्मीदवार है उतारे जाएंगे। एक दो आखिरी सवाल, अभी जो है चुनावी जो है, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि ये लॉकडाउन के वजह से जो है तमाम वर्चुअल चीज़ें हो रही हैं और तमाम जो आपके जो दूसरी पार्टियां हैं वो भी जो है वर्चुअल रैली वगैरह या जो एक्टिविटीज़ है उसको अंजाम दे रही हैं। राजद का ऐसे माहौल में किस तरह का चुनावी रणनीति है और कैसे जो है चुनावी कैंपेन को आगे बढ़ाएगी? देखिए, एक तो ये कि मैं इस बात को समझता हूँ कि इस तरह की चीज़ें करके दबे और पिछड़े लोग जो हैं, जो पिछड़े गरीब लोग हैं, उनके मताधिकार का हनन करने की तैयारी है। ये एक साजिश है कि जो गरीब गुरबा हैं वो पूरे तौर से इस जो गणतंत्र का जो त्यौहार है उसमें सम्मिलित नहीं हो सके। लेकिन हम लोग भी जो 21वीं सदी का जो वर्चुअल का दौर आया है उसकी तैयारी कर रहे हैं और जिसको कहते हैं ना कि नहले पे दहला मारने के लिए हम लोग तैयार हैं। जिस तरह का हथकंडा हमारे विरोधी अपनाएंगे उससे बड़ा कारनामा करके हम लोग दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता हमारे साथ है, वो इस बार हमारे मताधिकार का दुरुपयोग नहीं कर सकते हैं। जनता उनको सत्ता से हटाएगी और तेजस्वी यादव को सत्ता पर बिठाएगी। बिहार में इस बार परिवर्तन आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल साहब हमसे बात करने के लिए। तो ये थे सैयद फैसल अली, राजद के कद्दावर नेता, जिनसे हम चुनावी माहौल में किस तरह की रणनीति है राजद की, इस पे तमाम चर्चा कर रहे थे। ये तमाम जो है चर्चाएं आपको कैसी लगी हमें बताइएगा ज़रूर। तमाम खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।